हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास एकेडमी। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, जो कि आपका क्लास 11th में की बुक में इसको दिया हुआ है। और ये क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी है। और इस बुक को हम लोग एक सिंगल पार्ट में, ये फाइनल पार्ट है, एक ही पार्ट है जो कि फुल एंड फाइनल रहेगा, है ना। तो उस एक पार्ट में हम ये पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली जो थिंकिंग है ना, जो अलग अलग थिंकर्स की थिंकिंग है, या एक आइडियल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कंट्री का, या किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में और डिटेल में हम जानने की प्रयास करेंगे, सो दैट कि व्हेन वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस, when we study political science with the aspect of our examination UPSC or state PSC, we get to know कि what exactly we mean when we talk about freedom, what exactly we mean when we talk about equality, when we talk about justice। उसको और जैसे पहले हमने कई एंगल्स में ऑलरेडी देखा हुआ है, बट एक नए एंगल में पॉलिटिकल कुछ थिंकर्स के एंगल्स भी जो है, स्पेशली जिन बच्चों का जो सोचते हैं जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस अपना ऑप्शनल लेने का सोचते हैं, है ना, या इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लास 11th का ये जो पार्ट है, ये एक बेस का काम कर सकता है टू सम एक्सटेंट। तो आइए इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने बुक की, एंड लेट्स गेट अ नो हाउ कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन द बुक, एंड हम उसको डिटेल में जानने की प्रयास करते हैं। विल ट्राई इट। पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, तो वैल्यूज, जैसे कि वैल्यू, फ्रीडम एक वैल्यू है, इक्वालिटी एक वैल्यू है, जस्टिस एक वैल्यू है ना। फ्रीडम, जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमको घर में भी घर से 9 से 12 जो है, अगर मूवी देखने जानी हो, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि घर में बड़ों से परमिशन लेनी है, या अगर हम कहीं बाहर रहते हैं तो वी फील कि घर में पता चलेगा नहीं पता चलेगा, बताना है नहीं बताना है। अलग अलग लोग अपने हिसाब से जो है काम करते हैं। तो एक जो फ्रीडम होता है, कुछ लोग को लगता है कि यार जो मेरा फ्रेंड है उसको घर में पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ही इज़ फ्री, वो आराम से रह सकता है। लेकिन किसी को हो सकता है कि परमिशन लेनी पड़ती हो। तो एक कहीं ना कहीं फ्रीडम इज़ गुड, बट विथ सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। फ्रीडम एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट, एक दायरा होना चाहिए, और एक चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो चाहो ऐसे कर लो। जैसे कि हम आगे देखेंगे भी, इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम अपने स्कूल में जा रहे हैं तो हमको अपने मनचाहा ड्रेस हम नहीं पहन सकते हैं। आमतौर से स्कूल के अंदर एक अपना प्रिस्क्राइब्ड एक ड्रेस होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म को पहन के हम स्कूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फ्रीडम नहीं दी गई है, एक यूनिफॉर्मिटी, एक चीज़ों को। तो इसी तरीके से, इसी सिस्टम को एक तरीके से मैं कह रहा हूँ चेक्स एंड बैलेंसेस का, इसको और आगे हम डिटेल में देखेंगे। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी कैन बी टर्म्ड एज मेनी थिंग, जैसे इक्वालिटी अबाउट द अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की, ये अपॉर्चुनिटी वर्क की, है ना। एजुकेशन की अगर हम बात करें उसकी अपॉर्चुनिटी, अगर हम वर्क की बात करें उसकी अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर हम इक्वालिटी फॉर अ गुड लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसकी अगर हम बात करें, है ना, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो हेल्थ है, हाइजीन है, उसके लिए इक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया में बहुत अच्छी सफाई हो, एक एरिया में ना हो। तो ये जो इक्वालिटी है, इसके बारे में जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके बारे में बोला जाती है। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस की बात करें तो हमने हमेशा देखा है, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हमारी सीरीज चल रही है, अगर आपने क्लास 6 से नहीं देखा है तो डेफिनेटली, अगर आपका पॉलिटिकल बेस बहुत अच्छा है तो इट्स गुड, आप 9-10 से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो राइट फ्रॉम 6, और आपका पास अगर टाइम है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि क्लास 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी है आप कहीं से भी तैयार करिए। ऐसा नहीं है हमारे से ही पढ़ना है, किसी से भी पढ़िए, लेकिन क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक जो बेस फाउंडेशन है आपका, वो बहुत सॉलिड तरीके से रेडी होगा। हम जस्टिस की बात कर रहे थे, तो जस्टिस, व्हाट डू मीन बाय जस्टिस? जस्टिस मीन्स कि जो लॉ है वो
इक्वल है ना, वो जस्ट सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए इट इज देयर फॉर एवरीवन। आप चाहे टॉप से टॉप की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट की बात करें या एक नॉर्मल सिटीजन्स की बात करें, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। लॉ इज इक्वल एंड देयर फॉर एवरीवन, है ना। इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग अ जस्ट सोसाइटी, जिसमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हो, जो लॉ को रिस्पेक्ट करें। अब अगर हम बात करें कि एडवांस लेवल पे, है ना, तो ऐसा लगता है कि वेदर ये जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है एडिक्वेट और हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिसी प्रैक्टिसेस मस्ट मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक। देखिए, कभी भी जब आप पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की आज के समय से उस चीज़ की बात करें, तो आज जो डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत जोर है ना। आप कभी भी देखेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी टॉक अबाउट मोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्यों? वाई? बिकॉज जब हम पावर टू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी के पावर को एडवोकेट करते हैं, तो दैट मीन्स पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल। जनता के हाथ में ताकत जब होगी, असली ताकत होगी, और इस ताकत को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हम कहेंगे हमारा जो डेमोक्रेटिक स्टेटस है या हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसको और सॉलिड और स्ट्रांग बना रहे हैं, उसको और सशक्त बना रहे हैं। अब डिफरेंट कंट्री में ट्राई टू प्रोटेक्ट वैल्यू बाय इंश्राइनिंग देम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो भाई, चाहे हम अभी हम बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, इस सिस्टम को किसके तहत, जैसे अगर हम बात करें अपने कंट्री के अगर एग्जाम्पल दें, तो हमारी जो बुक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, अबाइड बाय करते हैं, है ना, और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हम पावर डिवीजन की बात करें, तो दीज थिंग्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमने अपनी वैल्यूज़, अपनी बिलीफ सिस्टम्स को उसमें लिख रखा है, और अपनी चीज़ों को वहीं से डायरेक्शन जो है वो हमको मिलता है। अब दिस डॉक्यूमेंट, ये जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, है ना, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में, एक रात में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गए हैं। इसके लिए डेफिनेटली समय लगा है, और सदियों से ये जो आइडियाज़ हैं वो ग्रो हुए हैं, है ना। ये एक टाइम टेकन प्रोसेस था जो कि इवॉल्व हुआ है ना, जो कि इवॉल्व हुआ है थ्रू मैनी थिंकर्स, कई सोचने वाले। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, है ना, तो कौटिल्य, इनकी अपनी सोच थी, एरिस्टोटल इनकी अपनी सोच थी, जैक्स की अपनी सोच थी, कार्ल मार्क्स की अपनी सोच थी, महात्मा गांधी की अपनी सोच थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अपनी सोच थी। हर एक समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, सोसाइटी के करंट स्टेटस के अनुसार, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के अनुसार, है ना, सोसाइटी में और इक्वालिटी को ऑनर करना, सोसाइटी को और जस्ट बनाना, सोसाइटी में जनता को और फ्रीडम देना, इन पॉइंट्स को समय समय पे लोगों ने और रिफाइन किया। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसे मोनार्की से बेटर है, मॉडर्न टाइम में किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स बेटर है, किस तरीके से इक्वालिटी जो है
किस तरीके से जो भी जिनके ऊपर सालों से कुछ परेशानियां रही हैं, डिस्क्रिमिनेशंस पॉलिसी रही हैं उनके अगेंस्ट में, उनको इक्वालिटी देना, इक्वल स्टेटस देना, उनके लिए अलग अलग जो भी थिंकर्स हैं हमारे, जो भी हमारे बहुत पुराने समय से जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर समय समय पे लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी बातें बताई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। अब अगर हम देखें 5th सेंचुरी BC, जब हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, अरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, तब इन्होंने अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया था मोनार्की एंड डेमोक्रेसी के बारे में। कैन यू इमेजिन 5th सेंचुरी BC में प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने डिस्कस किया विद देयर स्टूडेंट्स, अपने शिष्यों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने, अबाउट मोनार्की जो कि किंग रूल सिस्टम है, डेमोक्रेसी जिसमें या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, जैसे इंडिया में है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड में है कि पब्लिक खुद जो है उसमें पार्टिसिपेट करती है हर एक डिसीजन में। इन मॉडर्न टाइम अगर रूसो की बात करें, फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर द फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर ह्यूमन काइंड। तो देखिए आज जिन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स राइट्स के, इक्वालिटी के, मोनार्की के, डेमोक्रेसी के अचानक से आ गए हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा। अपने आंसर राइटिंग में भी इसको हम यूज कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, है ना। ये धीरे धीरे चीज़ें और आती गई और स्ट्रांग होती गई। समय के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी उसको किया गया। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज क्रूशियल एज फ्रीडम। जैसे कि फ्रीडम की जरूरत है वैसे ही इक्वालिटी। अब इक्वालिटी, आप इक्वालिटी इन पॉलिटिकल स्फीयर, इक्वालिटी इकोनॉमिकल स्फीयर, इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन सोशल लाइफ, है ना। कई तरीके की इक्वालिटी है जिसको हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने, कार्ल मार्क्स जी ने कहा है कि इक्वालिटी उतनी ही एसेंशियल है जितना फ्रीडम। क्लोजर, अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने जेन्युइन फ्रीडम या स्वराज की बात करी है अपने बुक हिंद स्वराज में। ये बुक आप नोट कर सकते हैं, इस पे प्री में क्वेश्चंस आ सकता है, मेंस में अपने आंसर को ये आप कोट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी विग्रेसली आर्ग्यूड दैट शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी एंड इनको स्पेशल प्रोटेक्शन। देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब उस समय भी चीज़ों को, देखिए आपको ये समझना होगा कि ये जो चीज़ें आज हम बात करते हैं इक्वालिटी की, प्रोटेक्शन की या फ्रीडम की, तो ये किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। और यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, और इस तरीके से हर किसी को ग्रो करने का एक हक है और आगे बढ़ने का हक है। ये जो आइडियाज़ हैं हमारे, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन किया गया है और अपनी जनता को इसका बेनिफिट दिया। यार प्रेम्बल एनश्राइंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जो हमारा प्रेम्बल है वो एनश्राइन करता है फ्रीडम को भी और इक्वालिटी को भी। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? इट इज बेसिकली आइडिया किस तरीके से करना है और प्रिंसिपल ऑन विच दीज आइडियाज आर बेस्ड, है ना। ये बेस का काम करते हैं प्रिंसिपल, ग्रो करने का सोसाइटी को इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस का बैलेंस बनाने में बहुत मदद करते हैं ये प्रिंसिपल्स। और इसका सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल है जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। अगर हम सेपरेशन, जैसे अगर हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, तीनों के बीच किस तरीके से ब्यूटीफुली सेपरेशन ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर भी है एंड सेपरेशन ऑफ पावर भी है ना। जुडिशियल रिव्यू कि अगर कोई भी भाई एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर अपने हिसाब से काम करेगा, अगर नहीं समझ में आता जुडिशरी को तो जुडिशरी इसको चेक कर सकती है। अगर कोई भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है, नहीं लगता एक सोसाइटी के हिसाब से सही है, तो जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ करके उस पर चेक एंड बैलेंसेस का काम कर सकती है। द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटिन्यूअली
being reinterpreted in response to the new circumstances। ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ लिख दी गई है ना, एक बार सपोज यहाँ लिख दिया गया तो अनऑल्टरेबल है, कहीं ना कहीं हमको राइट दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना, नीड ऑफ द सोसाइटी हम चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज या ऑल्टर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं हम उसको रीइंटरप्रेट, आप बहुत से केसेस आप देखेंगे जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को रीइंटरप्रेट किया है और उस रीइंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम चीज़ों को और ग्रो और इवॉल्व करते आ रहे हैं, चीज़ें और इवॉल्व होती जा रही हैं। फॉर इंस्टेंस, द राइट टू लाइफ हैज़ बीन रीइंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइफ में रीइंटरप्रेट करा गया, इंटरप्रिटेशन के बाद राइट टू लाइवलीहुड भी उसमें इंक्लूड करा गया। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ, और आरटीआई की अगर बात करें तो एक नए लॉ के तहत उसको ग्रांट किया गया है। सोसाइटी फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर न्यू चैलेंजेस, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशंस को और ज़्यादा जो है बार बार चीज़ों को स्टडी करके हमको सोसाइटी की रिक्वायरमेंट एंड नीड के हिसाब से उसको पूरा करना होता है, उसको सेटिस्फाई करना होता है ना। द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड, expanded over the time through judicial interpretation and government policies which are designed to address new problem। ये इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको फंडामेंटल राइट्स को हम बेसिकली स्टडी रीस्टडी करते रहते हैं, वक्त के अनुसार उसके जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसमें करते रहते हैं, सो दैट क्यों उसकी जो सूटेबिलिटी है, उसकी जो सूटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वो चलती रहे एंड चलती रहे। एज आवर वर्ल्ड चेंजेस वी डिस्कस न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम एज वेल, न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। देखिए जैसे जैसे हम चीज़ों को इवॉल्व करते हैं, है ना, हो सकता है कि एक ज़माना ऐसे आ जाए कि 9 से 12 शो देखने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसके नए नए प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, नए नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना। बच्चा अगर रात तक घूमेगा तो स्टडीज कब करेगा, है ना, उसका हेल्थ फैक्टर, उसकी सिक्योरिटी फैक्टर। तो फ्रीडम 9 से 12 मूवी देखने की ही बात नहीं है, उसकी पढ़ाई, उसका स्वास्थ्य, उसका हेल्थ, उसकी सिक्योरिटी, यू नो, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग। तो फ्रीडम के साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं, बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं, उसका समय समय पे सॉल्यूशन उस थ्रेट्स का निकालना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बहुत ईजियर है किसी भी एक्टिविस्ट को, सपोज कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मान लीजिए नेचर को, किसी फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं लेकिन नेचर को ऑनर नहीं कर रहे हैं, है ना, नेचर को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। अब उसमें क्या है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज के डेट में कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई वीडियो इस टाइप का डाल दे, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक सोसाइटी, एक तबका है जो खड़ा हो जाएगा और वर्ड स्प्रेड करेगा इजीली। आज हम यहाँ से अगर यूएस में भी मैसेज कर रहे हैं तो सेकेंड्स में मैसेज ट्रांसमिट हो जा रहा है। अब पहले के ज़माने में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो दैट मीन्स कि जो हमारी जो फ्रीडम है उसको, हम आइडियाज़ को जो एक्सचेंज कर रहे हैं उसका रेट बहुत फास्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर आपके जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ये गलत तत्वों को भी सोसाइटी में, क्रिमिनल्स को भी नेटवर्क करने में और फास्टर नेटवर्क डेवलप करने में मदद करता है। तो देखिए दो चीज़ है, एक तरफ वो ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज है उसमें मदद कर रहा है, दूसरी तरफ जो क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटीज लोग कैरी कर रहे हैं वो भी उसी नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं, है ना। इंटरनेट कॉमर्स इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन फ्यूचर एंड डेफिनेटली जिस तरीके से ये स्विफ्टली जो काम कर रहा है ना, जिस तरीके से स्विफ्टली काम कर रहा है, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और पहले ये जो चीज़ें थी वो सिटीज़ तक लिमिटेड थी, लेकिन अब जो हमारा डिजिटल इंडिया है
है ना, ये हर जगह तक, चाहे क्या सिटी क्या रूरल, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह ये चीज़ फैलती जा रही है दिन पर दिन। एंड दिस मीन्स दैट इंफॉर्मेशन वी गिव टू आवर अबाउट आवरसेल्व्स ऑनलाइन टू बाय गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं और हम भी बाजार से शॉपिंग कर रहे हैं, हम ग्रोफर से शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारी चॉइसेस की, है ना, हमारे प्रेफरेंसेस की, ये सिर्फ हम तक ही लिमिटेड नहीं है, ये ऑनलाइन उन साइट्स तक जा रही हैं। और ये जो डेटा है वो कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है कंपनीज के पास, और इस डेटा का प्रोटेक्शन करने के लिए लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी कंट्री में रिक्वायर्ड है अब इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रीडम की हम बात करें, एक्सपैंडिंग ऑल एबिलिटी टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ, जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच में मान लीजिए अगर हमको कोई दिक्कत है, हमारे कॉलोनी में कोई गंदगी है, हमारे स्कूल में कोई दिक्कत है, हमारे स्कूल के बाथरूम में कोई गंदगी है, हम जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन कर सकते हैं। प्रिंसिपल नहीं कुछ करता है तो हम दूसरे से अथॉरिटी जाके, मैनेजमेंट जाके कंप्लेन कर सकते हैं। वी हैव गॉट द राइट टू स्पीच, हम अपनी जाके चीज़ें, चाहे वो मीडिया के सामने या किसी के सामने, अपनी चीज़ों को, अपनी दिक्कतों को रख सकते हैं। हम सरकार के प्रॉब्लम्स को, कि हमको ये दिक्कत है सरकार से, ये सरकार हमारी मांग नहीं पूरी कर रही है और इस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये भी हम रख सकते हैं। अगर सरकार का कोई अच्छा स्टेप है उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं। फ्रीडम इन दिस सेंस इज द कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज। इस फ्रीडम से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जब हो रहा है तो उसके थ्रू जो क्रिएटिविटी, जो हमारी नॉलेज है वो भी बढ़ रही है ना, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसको भी हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं, है ना, हम और ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। भाई हम अपडेटेड रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो आदमी कर रहा है उसको बोलने का हक ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कोई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है क्या, कोई नई चीज़ों का इजाद हुआ है क्या। लेकिन अगर हम अपडेटेड रहेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो हम अपडेटेड रहने के साथ साथ अपने लाइफ में भी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसर्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे हम इंटरनेट पे लिख दें, जो मन चाहे हम ब्लॉग में लिख दें, जैसे मन चाहे हम क्रिटिसाइज कर दें, जो मन चाहे जिस तरीके से भी हम लोगों के साथ बर्ताव कर लें, तो ये चीज़ जस्ट सोसाइटी का पार्ट नहीं है ना। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, है ना, हमको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। इस चीज़ के लिए फ्रीडम के साथ साथ हमारे पास सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी में एक केओस डेवलप हो जाएगा। सोसाइटी कभी भी अपने आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी के लिए। इट बिकम नेसेसरी देन टू डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट। कौन कौन से सोशल ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब चेक्स हैं जो कि ज़रूरत है। जैसे हमने 9 to 12 वाली मूवी का एग्जाम्पल लिया, अगर वो कंस्ट्रेंट नहीं होंगे तो बच्चा पता चला पढ़ाई तो बाद में करेगा, घर में सोएगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, बाहरी होटलबाजी करेगा और पिक्चर देखेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगा। उसको तो पता नहीं है कि आगे चल के क्या जिम्मेदारियां आनी है। आज वो मस्त है क्योंकि उसके बड़े उसको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। कल के डेट में जब दुनिया के सामने जाएगा तो उसको पता चलेगा कि अरे भैया यहाँ तो बगैर काम करे, बगैर पैसा कमाए तो कुछ होना ही नहीं है। वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंस्ट्रेंट। हम ऐसे सोसाइटी में, ऐसे जगह नहीं रह सकते हैं जहाँ कोई कंस्ट्रेंट, कोई चेक एंड बैलेंसेस ना हो, है ना। हमको फ्री छोड़ दिया जाएगा एकदम छुट्टे की तरह, जाओ भैया जो करना कर दो, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, एक केओस डेवलप हो जाएगा। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट। अगर लोगों की बात करें तो हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटी सी छोटी बात, अब घर के आगे अगर एक छोटा सा गड्ढा हो जाए उसके लिए भी दिक्कत है, लाइट ना जल रही है उसके लिए भी दिक्कत है ना, घर में ब्रेड अगर गलत आ गई उसके लिए भी दिक्कत है, घर में दूध गलत आ गया उसके लिए लड़ेंगे, हैं रोड पे अगर हल्की सी गाड़ी टच हो गई उसके लिए लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बस रीज़न चाहिए कि छोटा से छोटा और सीरियस इशू जैसे फ्लड, इलेक्ट्रिसिटी, है ना,
डेवलपमेंट, ये सब इश्यूज़ पे आदमी बात करे तो समझ में आता है। अब अगर गाड़ी किसी की हल्की सी भी टच हो गई, किसी की भी गलती से, किसी की भी हो सकती है, उसमें परेशान है साहब। रेज वाइल ड्राइविंग, अभी देखिए इसी की हम लोग बात कर रहे थे। फाइटिंग ओवर पार्किंग, मैंने गाड़ी खड़ा करी, तुम्हारी गाड़ी। क्वेरल और हाउसिंग ए लैंड, बहुत कॉमन फैक्टर है हमारे इंडिया में कि भैया ये लैंड हमारी है, और वो कहेगा नहीं हमारी लैंड यहाँ नहीं, हमारी लैंड यहाँ से यहाँ तक है। अब ये जो एरिया है, इसका डिस्प्यूट हो जाएगा, है ना। अब इस डिस्प्यूट के वजह से, इस छोटे से एरिया के डिस्प्यूट की वजह से ये भी लैंड यूजफुल नहीं रहेगी, ये भी लैंड यूजफुल नहीं रहेगी। तो लैंड ए, लैंड बी, ये सी एरिया के चक्कर की वजह से, एक सी की वजह से टोटल जो इसका डिलीवर कर सकता है, इसका यूजफुलनेस, वो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, है ना। एंड बहुत से छोटे छोटे एरिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी एरिया को, हमारे इंटरेस्ट के एरिया को वो अगर हैम्पर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम तुरंत लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया ये चीज़ गलत है। हम पीसफुली सेटल नहीं करना चाहते हैं, हम कभी कभी वायलेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। हमारे लिए जुडिशरी हमारे कंट्री में, उसको देखते हुए हमको वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए जो कि जस्ट हैं एंड लॉफुल है। इक्वालिटी as a political idea, the concept of equality invokes the idea कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो वर्थ, उनकी जो वैल्यू, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो इक्वल होनी चाहिए रिगार्डलेस। मतलब इसको तवज्जो ना दें कि उनका रंग कैसा है, वो कौन से जेंडर, उनका कौन सा रेस है, उनकी कौन सी नेशनैलिटी, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन चीज़ों को हटा के इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस टू ऑल, है ना, इसको हम बात करते हैं और इसको हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसको हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी बच्चे को एजुकेशन मिले और वहीं पे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि एक ए है, इसको एजुकेशन का राइट दिया जा रहा है, और यहीं पे एक बी है, इसको एजुकेशन का राइट नहीं दिया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो किसी भी बेसिस पे ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। टोटल इक्वालिटी is a widely accepted idea which is embodied in the constitution and laws of many countries. मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो एम्बॉडीड है, वो मेंशन्ड है कि उसको हमको ऑनर करना है, उसको हमको तवज्जो और सक्रियता से उसको निभाना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी implies that all people, human beings, entitled to the same kind of right। अभी हम देखिए यहाँ बात कर रहे थे एजुकेशन की, ए और बी का हमने एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से हर प्रकार का इक्वालिटी, लाइवलीहुड की इक्वालिटी, राइट टू लाइफ की इक्वालिटी, हर चीज़ जो एक इक्वालिटी है, वो अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, डेवलप करने का स्किल या टैलेंट की बात करें, है ना, गोल या एम्बिशन को परस्यू करने की बात करें, तो हर एक को इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वालिटी जो है, इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, एटलीस्ट वो रिक्वायर्ड है। नेचुरल इक्वालिटी इन इक्वालिटीज आर दोज इमर्ज बिटवीन पीपल एज डिफरेंट कैपेबिलिटीज। जैसे कोई हो सकता है डॉक्टर बने, है ना, कोई हो सकता है सिविल सर्विसेज में ऑफिसर बने, कोई हो सकता है इंजीनियर बने। अब कोई अपनी कैपेबिलिटी को, अपने टैलेंट को किस तरीके से करता है, निखारता है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस एजुकेशन को अपना फील्ड बनाता है, दैट इज इंडिविजुअल्स डिसीजन। लेकिन इन लोगों को अपॉर्चुनिटी ही ना मिलना, वो गलत हो जाएगा। These kind of inequality are different from socially produced inequality which emerge as a consequence of inequality of opportunity, exploration of some good society। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, जैसे आपको रिक्शा चलाना है, आपको इंजीनियरिंग पढ़नी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको IAS बनना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं ये स्कूल ही नहीं जाना है ना, हम कहें कि नहीं कॉलेज ही नहीं जाना है किसी पर्टिकुलर छात्र को, वो चीज़ गलत है।
सोशल इनइक्वालिटी ऑन अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। जैसे सोसाइटी जो सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट करती है ना, वो किसी भी बेसिस पे इनइक्वालिटी, अगर सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करे, दैट इज रॉन्ग, दैट शुड नॉट हैपन, है ना। अब अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो इक्वल सिटीजन्स, राइट टू वोट की बात करें तो सबका वोट जो है उसकी जो वैल्यू है इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो उसकी वोट की ज़्यादा वैल्यू है और कम पढ़ा लिखा है उसकी कम वैल्यू है ना। एक्सप्रेस करने को, किसी मूवमेंट एसोसिएशन में पार्ट लेने को, है ना, ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये भी सबको इक्वली जो है मेंशन की जाती है और होनी चाहिए। सोशल इक्वालिटी की बात करें तो सोशल इक्वालिटी जैसे हेल्थ केयर, जैसे अगर हम बात करें हेल्थ फैक्टर है ना, हाइजीन का फैक्टर है। अब पता चला कि किसी रोड में सफाई हो रही है और किसी रोड में गंदगी पड़ी हुई है लेकिन क्लीननेस ही नहीं है ना। और एजुकेशन की हम बात करें तो इसी में आएगा, मिनिमम वेजेस की बात करें तो इसी में आएगा। ये सब लोगों को इक्वली एडुकेट नरिशमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए सोसाइटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर आपको देखनी है तो जब आप रिचेस्ट को और पुअरेस्ट ग्रुप को देखेंगे किसी कंट्री में तो आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। और ये डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी सोसाइटी किसी भी उसको मेजर करना है तो रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप को देखने के बाद आपको इसको आप मेजर कर सकते हो। और इसमें लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये कहना कि एक लेबर जितना एक दिन में कमाता है, एक डॉक्टर जितना एक दिन में कमाता है, एक लॉयर जितना एक दिन में कमाता है, एक इंजीनियर एक दिन में जितना कमाता है, इसको इक्वल कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस लॉयर तक बनने की सीढ़ी, एक लेबर बनने तक की सीढ़ी, एक डॉक्टर के बनने तक की सीढ़ी, एक इंजीनियर बनने तक की सीढ़ी जो स्टार्ट होनी चाहिए, जो बेस, वो एक तरीके से इक्वल देना चाहिए। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बेस समान रूप से देना चाहिए, है ना। मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, जिसमें मार्क्स जो थे वो 19th सेंचुरी के थिंकर थे, जो कि कहते थे रूट कॉज इनइक्वालिटी का ये है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है, ये कहते थे कि जो भी चीज़ें हैं वो सब पब्लिक के हैंड में होनी चाहिए, सरकार के हैंड में होनी चाहिए एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, है ना। वो चीज़ ये कहते थे कोई भी, चाहे वो लैंड हो, फॉरेस्ट हो, ऑयल हो, कोई भी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइवेट ओनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं ये क्लास ओनर को वेल्दी भी करता है, पॉलिटिकल पावर भी देता है ना, इनइक्वालिटी भी लाता है। और जो इक्वालिटी को हम सोसाइटी में फॉर्म करते हैं उसको इनका ऐसा मानना था कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, हमको सबको बराबर से हर चीज़ को बांट देना चाहिए। सच पावर एनेबल देम टू इन्फ्लुएंस, अगर हम पॉलिटिकल पावर की बात करें, प्राइवेट ओनरशिप अगर रहेगा तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसीज़ को, लॉज को, है ना, जो कि थ्रेट होगा हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा, जैसे लैंड उसकी बात हम कर रहे थे, ऑयल की बात कर रहे थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी को भी इंक्रीज करेगा और ज़्यादा प्रिविलेज देगा। Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunity and try to ensure public control over essential resources and forms of property. तो ये कहते हैं बेसिकली कि जो भी प्रॉपर्टी है मार्क्सिज्म में, लैंड है ना, वो सब इक्वल राइट मिलना चाहिए लोगों को उसके ऊपर। और इसका एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिबरल्स का, जो कि कंपटीशन को जस्ट मानते हैं, है ना, कंपटीशन को जस्ट मानते हैं कि कोई भी चीज़ को अच्छे से निखार के लाना है उसके लिए कंपटीशन इज नेसेसरी। इनका ऐसा मानना है ना। दे बिलीव दैट वाइल स्टेट्स हैव टू इंटरवीन एंड ट्राई टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड दिस कैनॉट इटसेल्फ ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। इनका है कि अगर स्टेट एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे भी दे तो भी इक्वालिटी एंड सोसाइटी को जस्टिस जो है नहीं कर पाएगा। जो कंपटीशन है लोगों के बीच में वो फ्री एंड फेयर कंडीशन के तहत होना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड और एक जस्ट मेथड होगा, एक सही तरीका होगा सोसाइटी को और ज़्यादा
इक्वेट करने का और ज़्यादा इक्वालिटी के ऊपर जो है काम करने का। फॉर देम एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिशन इज ओपन एंड फ्री, इनइक्वालिटी आर अनलाइकली टू बिकम एंट्रेंस एंड पीपल गेट ड्यू रिवॉर्ड ऑफ द टैलेंट। मतलब बेसिकली ये कंपटीशन को एनकरेज करते हैं, जो जैसा है जैसे को तैसे पे बिलीव करते हैं। अगर लिबरलिज्म की बात करते हैं, लिबरल्स की बात करते हैं, वो कहते हैं अगर आपके पास टैलेंट है तो आप compete करिए, compete करके जीतिए और आगे बढ़िए, ये इसकी बात करते हैं, है ना। अब अफर्मेटिव एक्शन की अगर बात करें, अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश formal equality by law. When we wish to eliminate inequality that are deeply rooted, it is necessary to take more positive measure to minimize and eliminate entrenched form of social inequalities. इसका कहीं ना कहीं एक अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर बी टेक मेनी फॉर्म्स, जैसे कि आपका प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटी फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज सच एज स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स टू स्पेशल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जिसमें कि प्रेफरेंस देना पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को, स्कॉलरशिप देना, हॉस्टल्स बनवाना, है ना, एडमिशन्स और एजुकेशन सिस्टम में उनको पार्ट देना, कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है उसको स्टॉप करना, उसको ओवर करने का एक्शन ये बताते हैं। सोशल जस्टिस, द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू continue to be important part in our present day. However, understanding of what is due to person has changed from time to time. किस पर्सन को कैसा जस्टिस या ड्यू की जो बात की जा रही है वो रिक्वायर्ड है, ये चेंज होता गया है समय समय के अनुसार। आज के अनुसार, है ना, जस्ट इज लाइकली क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन, है ना। जैसे अलग अलग जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट थे, है ना, begins human being possess dignity, ये dignity की बात कर रहे हैं। If all person are granted dignity due to each them is that they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen goal। ये dignity की बात करते थे। तो dignity अगर रहेगी तो आदमी अपना टैलेंट भी डेवलप कर लेगा, जो अपना गोल है उसके प्रति काम भी कर लेगा। जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू इन इक्वल कंसिडरेशन टू इंडिविजुअल। जस्टिस एक ऐसा जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी जो भी उसका कंसिडरेशन है इंडिविजुअल को, वो उसको प्रोवाइड किया जाए। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, इट इज कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एन ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर वी डिजर्व इक्वल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट। जैसे इक्वल राइट अगर हम बात करते हैं तो सिविल राइट, जैसे राइट टू लाइफ, अच्छा जीवन जीने का, लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, आपका पॉलिटिकल राइट, जैसे पॉलिटिकल राइट की बात करें तो वोट का, विच एनेबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो राइट टू वोट सबको मिलेगा, तभी लोग पॉलिटिकल राइट अपना यूज कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। सोशल राइट, है ना, राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर जैसे हमने एग्जाम्पल लिए ए एंड बी में, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, है ना। प्रोपोर्शनल जस्टिस प्रोवाइड एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम बेसलाइन, इक्वल राइट जस्टिस इन सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी इन देयर एफर्ट। जो बेस है वो सेम होना चाहिए, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, फिर बाकी इंडिविजुअल अपना टैलेंट है, इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़े, है ना। दैट डज नॉट मीन एवरीथिंग इज रिकार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज राइट, है ना। अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी देखा कि हम एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनना चाहते हैं स्कूल में और यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देर रात तक हम बाहर रहें, इसका मतलब हम कुछ भी पहनने लग जाएं स्कूल में और घर रिटर्न करें जब हम चाहें, तो ये कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं, है ना, between what I want and think I am entitled to can be designated as right। इसका मतलब जो चाहा वो करा ही वही, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो चाहा वो करा तभी हम कहेंगे कि हमारे पास राइट है। दैट इज नॉट करेक्ट। राइट इज नॉट अ ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट इन सर्टेन वे। फॉर इंस्टेंस, ensure sustainable development with also place obligation upon each other। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक के पास एक अपनी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना है, जिस वर्क को ऑनर करना है, और जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं उनके प्रति काम करना है। फर्स्ट दे कंपेल अस टू थिंक
not just of our own personal needs and interests, but to defend some things as good for all of us, है ना. Protecting the ozone layer. अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, जैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, है ना, वाटर या एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना, ग्रीन कवर को मेंटेन करना, ट्रीज को प्लांट करना, ट्रीज या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना, ये हर एक प्राणी के लिए, हर एक सिटीजन के लिए एक आवश्यकता है. इसको हमको करना चाहिए सो दैट कि जो हमारा जो कॉमन गुड है ना, जो कॉमन गुड है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने से, और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट, एक क्लीन एनवायरनमेंट जो है एक हेल्दी और गुड लाइफ के लिए हम दे सकें. एंड सेकेंड दैट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स. अगर हम दूसरे को, अगर हम खुद का व्यूज़ और एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दूसरे को भी उस राइट को एंजॉय करने दें. हम दूसरे को भी जो है किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करें. तो अगर हम दूसरे के चॉइस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो हमारे चॉइस में नहीं इंटरफेयर कर सकते. दूसरों को और अपने को, दोनों को एक कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सके. आई मस्ट लीव देम टू फ्री टू चूज देयर म्यूजिक एंड क्लोथ्स. वो अपना पढ़ें, अपने हिसाब से क्लोथ पहने, अपने हिसाब से म्यूजिक सुने, वो उनकी पर्सनल चॉइस है. Citizenship can be defined as full and equal membership. Citizens expect certain rights from state as well as protection. अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो ये क्या होता है, एक सेंस. सिटीजनशिप क्यों कंट्री की होती है? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी. जैसे ही हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो हम कभी भी स्टेट का नाम नहीं लेंगे. हमारी आइडेंटिटी हमारे कंट्री से होगी. हमारी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो हमारी कंट्री प्रोवाइड कराएगी. द प्रिसाइज नेचर ऑफ राइट ग्रांटेड टू सिटीजन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टुडे दे विल वुड इंक्लूड पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, सिविल राइट, फ्रीडम टू स्पीच, social economic right which could include right to minimum wages, right to education, equality of right and status is one of the basic rights of citizenship. Equality of rights and status is one of the basic right of citizenship. ये basically यहाँ कुछ rights है जो एक basic rights की बात हम यहाँ कर रहे हैं, है ना, कि जो equality होनी चाहिए rights में, समानता होनी चाहिए, है ना, कि जो एक सिटीजनशिप का जो एक बेसिक राइट है उसको हम मेंटेन कर सकें. हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हर एक को राइट टू वोट होना चाहिए, हर एक को राइट टू गेट एजुकेटेड होना चाहिए, हर एक को एक कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चीज़ों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट मिलना चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट गेव एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द राइट ऑफ स्लम dwellers इन बॉम्बे इन रिस्पॉन्स टू द PIL फाइल्ड बाय सोशल एक्टिविस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट ओल्गा टेलिस नाम से, अगेंस्ट बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 1985 में इन्होंने स्लम dwellers के लिए जो है किया कि अगर इन स्लम dwellers को, है ना, क्या क्लेम किया इन्होंने, राइट टू लिव ऑन पेमेंट, कि अगर ये फुटपाथ पे रहना चाहते हैं तो इनको रहने दें, अगर इन फुटपाथ से इनको हटा देंगे तो इनके पास और कोई रहने की जगह नहीं है. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आर्टिकल 21 हमको कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है राइट टू लाइफ की, राइट टू लाइवलीहुड की, है ना. तो अगर पेमेंट से इन ड्वेलर्स को हटाना है, फुटपाथ से, है ना, फुटपाथ से अगर इन लोग को हटाना है तो आप इनकी बंदोबस्त कहीं और करें, तभी इनको हटाएं, क्योंकि इनका राइट टू शेल्टर जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड करके उसको प्रोटेक्ट करें, तभी इनको हटाएं. Among other group of people who are becoming marginalized in a society, the tribal people, forest dwellers, है ना, जैसे ट्राइबल पीपल है, फॉरेस्ट dwellers, जैसे हम अगर आज बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट के नाम पे हम फॉरेस्ट की जगह पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. अब भाई जहां पे मान लीजिए पूरा फॉरेस्ट एरिया था, अब ये बीच से अगर सड़क जा रही है तो इधर के जानवर रोड क्रॉस कर सकते हैं, इधर के जानवर भी रोड क्रॉस कर सकते हैं. तो ये क्या है, मैन मेड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट,
एक यहाँ पे हो सकता है। सुनते नहीं है कभी कभी न्यूज़ में कि हाथी आ गया उस पे, या किसी गांव में शेर घुस आया। ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो होता है ये या तो नियर बाय एरिया की वजह से होता है, या तो डेवलपमेंट एक्टिविटी जो हम यहाँ कर देते हैं इनके वजह से, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से ये आ जाते हैं, ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, इस एरिया में घुस जाते हैं और फिर इन जानवरों को ब्लेम किया जाता है। Many of them face threat on the way of life and livelihood because the pressure of increasing population search for land and resources to maintain them। आज कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है उसके वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी है, एक जो रिसोर्सेज है, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो एक कॉमन बिलीफ है कि नेशंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ग्रुप हु शेयर सर्टेन फीचर, जैसे कि एक नेशन में कहीं ना कहीं डिसेंट है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, एथनिसिटी है, कोई ना कोई ऐसा फीचर होता है जो कॉमन एक फैक्टर होता है। बट देयर इज नो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्रेजेंट इन ऑल नेशन। ऐसा नहीं है कि एक कोई ऐसा फीचर हो जो एक नेशन में हर तरीके से प्रेजेंट हो, है ना। हर नेशन का एक, अब जैसे कि कनाडा का एग्जाम्पल यहाँ लिया जा रहा है कि एक ही नेशन है लेकिन वहाँ पे कई टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे अपने इंडिया में भी है। कनाडा इंग्लिश भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है। इंडिया के पास भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं। द सेम वुड बी सेड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस और डिसेंट। व्हाट देन कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन? एक नेशन को क्या बाइंड करता है? इमेजिन, है ना, एक जो अपना नेशन को जो बाइंड करता है, जो हमारे कलेक्टिव बिलीव्स हैं, हमारे एस्पिरेशंस हैं, एक इमेजिनेशन है हमारे मेंबर्स की, हमारे सोसाइटी की, है ना, अजम्पशंस जो हम लेके चलते हैं, ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव जो होल है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बाइंडिंग फैक्टर, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द मोस्ट बाइंडिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द नेशनलिज्म, व्हेन इट कम्स टू द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब जो है, सेक्युलरिज्म फर्स्ट डॉक्ट्रिन अपोजेस ऑल सर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, है ना। ये किसी भी रिलीजन को, एक स्टेट रिलीजन हमारा कोई भी नहीं है, किसी भी रिलीजन को डोमिनेट नहीं करने देता है एक दूसरे के ऊपर। ऑल आर इक्वल। आप फ्री टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट हैं अपने रिलीजन को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी रिलीजन को आप नीचे समझें, किसी रिलीजन को आप ऊपर समझें। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। Equal important dimensions opposite inter-religious domination. The word dharma has been derived from word Sanskrit adopt along with the basic principle welfare for all. Dharma means is welfare for all. Secularism referred to equal respect of all religion, that is state does not profess propagate. जो हमने बात किया स्टेट के लिए हर रिलीजन एट पार है, इक्वल है ना। ओरिजिनली जो सेकुलर जो स्टेट है, ये जो वर्ड सेकुलर है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसके थ्रू हमने सेकुलर को वर्ड को ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एवरी इंडियन सिटीजन हैज राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड डिग्निटी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट कन्वेज द आइडिया ऑफ इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस। देखिए किसी भी, हम कोई भी, जब हम पीछे एस्पिरेशन की बात कर रहे थे, एस्पिरेशन किसकी? एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स। तो वो एस्पिरेशंस को ऑनर करने का सबसे बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट करना अपने कंट्री में। अब अगर हमको फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री के साथ साथ क्या चाहिए? आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, है ना, आपको अच्छा रोड चाहिए, आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको अच्छा बैंकिंग सिस्टम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, डेवलपमेंट होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और जब ये चीज़ें पॉसिबल हैं तब हमारा जो ग्रोथ इंजन है कंट्री का वो इंक्रीज करेगा। अब इसमें देखें, दो इट्स नोशन ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी आर्टिकुलेट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स विजन ऑफ सोसाइटी एज अ होल एंड हाउ बेस्ट टू अचीव इट। सोसाइटी के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने अपने विजन होते हैं, उसके हिसाब से क्या बेस्ट है वो पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने में।
अगर 1950s की या 60s की बात करें तो जितनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री हैं, इंडिपेंडेंस उन्होंने ऑलमोस्ट तब हासिल किया कॉलोनियल रूल से, जो हमारी जो कॉलोनीज बन गई थी ब्रिटिशर्स के, उनसे हम सेट फ्री हुए। तो अर्जेंट टास्क था वो सबसे बड़ा ये था कि जो हमारी पावर्टी है ना, जो मैल नरिशमेंट है, मैल नरिशमेंट मतलब कि जितना रिक्वायर्ड पोर्शन हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है डे टू डे में, उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी, मतलब जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक नेसेसिटी है जो कि नहीं अवेलेबल थी मेजॉरिटी ऑफ जनता के सामने। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस। जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, अभी हम स्किल्ड लेबर की बात कर रहे थे, रोड की, बैंकिंग की, ट्रांसपोर्ट की, है ना। जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं, नीड हैं सोसाइटी की, वो समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। कभी हमको फूड हमारा प्रेफरेंस था तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, है ना। आज हमारा क्या है, आज हम आईटी पे फोकस कर रहे हैं, आज हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, है ना, आज हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से समय के अनुसार चीजें चेंज होती रहती हैं, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्ट गोल लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन, इसकी बात करते हैं। इंडिया ने इन चीज़ों को अचीव करने के लिए 5 ईयर प्लान लेट डाउन करना था। तो 5 ईयर प्लान जो लेट डाउन किया था 1950 से जो स्टार्ट किया था, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नंगल डैम, स्टील प्लांट्स, है ना, माइनिंग के लिए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, ताकि एग्रीकल्चर टेक्निक, ताकि हम फूड सफिशिएंट हो सकें, हमको फूड को इंपोर्ट ना करना पड़े, फूड सफिशिएंसी से हम सबका पेट भर सकें, हम सबको फूड प्रोवाइड कर सकें, है ना। सबसे पहले तो वो जरूरत था कि हम अपना पेट खुद भर सकें। तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये कैरी फॉरवर्ड हुई, है ना। फ्रीडम की अपनी वैल्यू है, इक्वालिटी की अपनी वैल्यू है, सिटीजनशिप का ऑनर करने का अपना वैल्यू है, डेवलपमेंट की अपनी वैल्यू है, और जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, इन 11th क्लास की इस बुक में हमने देखा। इसी तरीके से अगर इस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो जो आप समझना चाहते हैं दोबारा, कोई और क्वेश्चन हो आपके, अगर आप 2022 से 2023 पॉजिटिवली आप एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं, तो आपकी जर्नी किस तरीके से प्लान करें, कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।